हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आपका फिर से स्वागत है। कहानियों के इस सीजन में आज की कहानी बच्चों के लिए नहीं है। उसके शरीर में एक नहीं बल्कि एक साथ 15 आत्माएं थीं। और क्या आप जानते हैं 15 नंबर अशकन होता है। इसे शैतान का नंबर भी कहा जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि उस लड़की के लिए कितना मुश्किल रहा होगा। उस पर शैतान का कब्जा था। देखिए, ये ऐसी कहानी बनाकर मुझे गुमराह करने की कोशिश ना करें। मुझे अच्छे से पता कि इस अस्पताल में क्या चलता है। असल में मुझे नर्स की कही बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि मेरे पास जानकारी थी कि अस्पताल में कुछ गैर कानूनी काम चल रहा है। रात को अस्पताल से लड़कियों की चीखने की, चिल्लाने की, रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। बस मेरे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं था और ना ही कोई मुझे सही से जानकारी दे रहा था। मैं गुस्से में अस्पताल के कॉरिडोर में यहां वहां चक्कर काटने लगा और सामने बैठे नर्स मुझे घोरे जा रहे थी। मैं फिर एक बार गुस्से में ही नर्स के पास चला गया। देखिए, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, बड़े डॉक्टर साहब कब आएंगे? मुझे ठीक से बता दें। उसने भी मुझे थोड़ा गुस्से में ही जवाब दिया। देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि वह एक ऑपरेशन के लिए दूसरे अस्पताल गए हैं, इसलिए मैं भी नहीं बता सकती कि वह कब तक आ जाएंगे। नर्स बार बार यही एक कारण देकर मुझे टाल रही थी और मेरा गुस्सा बढ़ता जा रहा था। यह 5वीं बार था कि मैं डॉक्टर साहब से मिलने यहां आया था और वह अस्पताल में नहीं थे। मुझे अब यकीन हो गया था कि अस्पताल के अंदर सच में कुछ गड़बड़ चल रही है, क्योंकि डॉक्टर साहब मुझसे मिलना टाल रहे थे और बाकी किसी स्टाफ से पूछो तो मुझे बस भूत प्रेतों की कहानियां सुनाने लगते थे। जरूर यहां कुछ बड़ा कांड हुआ है जो ये सब मिलकर छुपा रहे हैं। मैं गुस्से में अस्पताल के बाहर चला गया। बाहर दूर एक टपरी पर जाकर चाय पी और तभी मुझे ऑफिस से फोन आया। डॉक्टर साहब मिले नहीं, आज भी पीछे के रास्ते से भाग गए लगता है, या फिर वही अंदर कहीं छुपे होंगे। लेकिन मैं आज ठान कर आया हूं कि किसी भी हालत में उनसे मिलकर और पूछताछ कर कर ही जाऊंगा। एडिटर साहब ने मुझे कुछ देर और इंतजार कर वापस ऑफिस आने को कहा। मैंने अपनी चाय खत्म की और चाय वाले को पैसे दे ही रहा था कि तभी मैंने देखा कि अस्पताल के दूसरे सीनियर डॉक्टर मुझे देख चुपके से कहीं जा रहे थे। मैंने जल्दी से पैसे रखे और उनके पीछे दौड़ पड़ा। रुकिए सर जी। ओ सर, अरे कहां भाग रहे हो? मेरी आवाज सुनकर वह रुक गए, लेकिन उनकी गड़बड़ी देख लगा कि उन्हें मेरे साथ बातचीत करने का कोई मन नहीं था। मैंने उनसे भी उसी तरह बात की जैसे मैंने नर्स के साथ की थी। देखिए, मुझे पता है कि डॉक्टर साहब किसी बिल में छुपे बैठे हैं और जब तक मैं यह जान नहीं लेता कि अस्पताल के नाम पर यहां क्या काला धंधा चल रहा है, मैं यहां से नहीं जाने वाला। वह दूसरे डॉक्टर शांत और गरीब स्वभाव के थे। उन्होंने बड़ी शांति से मुझे जवाब दिया। देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका कि यह अस्पताल है और जिस लड़की की मौत के बारे में तुम जानना चाहते हो उस पर पुलिस की इंक्वायरी हो चुकी है ना। हमने कोई गलत काम किया है और ना ही उन्हें कोई सबूत मिला है, तो तुम यह बातें अपने दिमाग से निकाल दो। और रही डॉक्टर साहब की बात, तो सच में वो कुछ दिनों से बिजी है, वह नहीं मिल पाएंगे आपको। मैंने फिर भी उन्हें गुस्से में कहा, हम जानता हूं और अच्छे से समझता भी हूं, क्यों नहीं मिल पाएंगे। आखिरकार उन्होंने मुझे हाथ जोड़े और पीछे की ओर चले गए। वहीं अस्पताल के पीछे की ओर गाड़ी पार्किंग की जगह थी और उससे कुछ दूर आगे अस्पताल का मुर्दा घर था, जो कि मैंने तब देखा था जब डॉक्टर साहब अपनी गाड़ी को पार्किंग से निकाल रहे थे। मैं भी कुछ देर रुककर उनके पीछे पीछे चला गया। डॉक्टर साहब तो अपनी गाड़ी में बैठकर चले गए, लेकिन मैंने अपना रुख मुर्दा घर की ओर किया। वहां गया तो वहां बाहर ही एक वचवन बैठा था। मुझे लोहे के गेट के बाहर ही ठोकते हुए उसने मुझे पूछा, कहां जाना है? मैंने अपना सर ना में हिलाया। उसने उसी अंदाज में आगे कहा, किसी की लाश लेने आए हो तो खिड़की पर जाकर पहले कागज बनाओ, डॉक्टर से साइन लेकर फिर यहां आना। उनकी उम्र 45 से 50 के करीब थी, इसलिए मैंने उन्हें चाचा कहा। चाचा, मैं यहां बॉडी लेने नहीं आया हूं। बस क्या आप मुझे एक बात बता सकते हैं कि यहां इस अस्पताल में कुछ 10-12 दिन पहले एक लड़की की मौत हुई थी, जिस मामले को शायद अस्पताल प्रशासन दबा रहा है। क्या आपको उसके बारे में कुछ पता है? उन्होंने थोड़ी देर के लिए कुछ सोचा और मुझे कहा, नहीं बेटा, इतना कुछ तो पता नहीं, लेकिन इतना जानता हूं कि जब उसे यहां पोस्टमार्टम के लिए लाया गया था ना, तो उसके शरीर के अंग गायब थे। मतलब वैसा मैंने यहां पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर को कहते हुए सुना था। बाकी नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ था। उनकी वह बात सुनकर मुझे अच्छा लगा। अरे चाचा, यही तो मैं जानना चाहता था। अच्छी जानकर दया, आपने और पहली बार किसी ने सच बताया है। ये बाकी लोग कुछ पूछो तो बस भूत प्रेत की बात करते हैं, कहते कि उस पर भूत सवार था। एक नहीं बल्कि तेरा क्या बकवास बातें करते हैं। वचमन, चाचा ने मेरी बात पर आगे कहा, हाँ मैंने भी सुना है।
पर हम लोगों को थोड़ी ना अंदर की बातें पता होती हैं। मैंने आगे बढ़ते हुए उनसे और एक सवाल किया, अच्छा, आपको उस लड़की का नाम पता है? नहीं, इतना नहीं पता। वैसे तुम कौन हो? वॉचमैन ने मुझे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए सवाल किया। मैंने मुस्कुराकर अपनी जेब से आईडी निकालकर उन्हें दिखाया। जी, मैं पत्रकार हूं, अखबार में काम करता हूं। मेरी बात सुनकर उन्होंने अजीब सा चेहरा बनाया और मुझे वहां से दूर जाने को कहा। हे चलो, मुझे लगा तुम कोई पुलिस वाले हो, जाओ यहां से। अब मेरा काम हो गया था, इसलिए मैंने उन्हें कुछ कहा नहीं। आगे की पूछताछ के लिए मुझे अच्छी जानकारी मिली थी। मैं फिर अस्पताल की आगे की ओर चला गया और मुझे वहां आता देख नर्स ने अपनी गर्दन घुमा ली और नीचे देखने लगी। रिसेप्शन काउंटर के पास जाते ही नर्स ने कहा, देखिए डॉक्टर साहब, आज आएंगे या नहीं मुझे पता नहीं। मैंने उसे हंसकर ही कहा, अरे अभी एक डॉक्टर गए हैं, मतलब दूसरे कोई आएंगे ना, तो जब उन्हें आना है आने दो, आज तो मैं मिलकर ही जाऊंगा। अब मैं तो खुश था क्योंकि मेरे पास कुछ जानकारी थी। मेरा अंदाजा सही था कि यहां के बाकी लोगों को लड़की की चीखने की या रोने की जो भी आवाजें सुनाई देती हैं, उसके पीछे जरूर कोई बड़ा षड्यंत्र है और यह उस एक लड़की की मौत के कारण पता चल सका है। मैं जानता था कि मैं नर्स से कितनी भी पूछताछ करूं, वो मुझे कुछ भी बताने नहीं वाली, इसीलिए मैंने आगे उससे कोई बात नहीं की। बस अस्पताल के कॉरिडोर में इधर उधर घूमता रहा। जब मैं कॉरिडोर में यहां वहां घूम रहा था, तब मैं एक दूसरे कॉरिडोर से अंदर चला गया। कॉरिडोर में पूरा अंधेरा था, बस सबसे आखिर में एक लाइट जल रही थी। जैसे जैसे मैं उस कॉरिडोर में आगे बढ़ा, मैंने महसूस किया कि वह जगह एकदम शांत थी। वहां ज्यादा कुछ भी नहीं था, लेकिन वह अस्पताल का सबसे शांत एरिया था। मैं क्यूरियोसिटी से यहां वहां देखने लगा। देखा कि सबसे आखिर में एक लिफ्ट थी, जहां लिखा था कि लिफ्ट का उपयोग ना करें, लिफ्ट से दूर रहे, लिफ्ट खराब है, लिफ्ट का उपयोग ना करें, लिफ्ट खराब है। यह तो समझ में आ रहा था, लेकिन लिफ्ट से दूर रहे, ऐसा कौन लिखता है? मैंने वहां देखा तो वहां कोई भी लिफ्ट खड़ी नहीं थी, इसलिए मैंने लिफ्ट की जाली से नीचे झांक कर देखा। मुझे वहां से कुछ आवाज आ रही थी। मैं नीचे झांक ही रहा था कि फिर से नर्स कॉरिडोर के आखिर में आकर खड़ी हो गई और इस बार वो मुझ पर चिल्लाने लगी, तुम्हें एक बार कहां समझ में नहीं आता क्या? दूर हटो वहां से। मैं पीछे हटा और नर्स के पास चला गया। उसने गुस्से में लेकिन दबी आवाज में मुझे कहा, देखो, एक बात समझ लो डॉक्टर साहब, जब आ जाएंगे तब मिल लेना। तुम कोई जासूस नहीं हो और नहीं कोई पुलिस कि यहां वहां घूमते फिरो। मरना नहीं चाहते तो लिफ्ट से दूर रहो, समझे? उसने सब इतना गुस्से में कहा कि मेरी बोलती ही बंद कर दी। मैंने उसे कोई उल्टा जवाब नहीं दिया। मैं जाकर रिसेप्शन के सामने रखी सीट पर बैठ गया। मन में बस एक ही बात चल रही थी कि इन सबको तो मैं दिखाकर ही रहूंगा कि मैं क्या चीज हूं। तभी रिसेप्शन की फोन की घंटी बजी और नर्स ने मुझे घूरते हुए फोन उठाया। फोन पर उसने सर सर कहते हुए कुछ बात की और मुझे कहा, डॉक्टर साहब नहीं आने वाले, अच्छा होगा कि कल अपॉइंटमेंट लेकर तुम आ जाओ। मुझे उसकी बात पर बहुत गुस्सा आ गया, क्योंकि पिछले 3 घंटे से मैं वहां बैठे बैठे डॉक्टर साहब का इंतजार कर रहा था। मैं गुस्से में ही अपनी सीट से उठा और बाहर जाते जाते मैंने उसे कहा, तुम सब मिले हुए हो और पैर पटक हुए। मैं वहां से बाहर चला गया, पार्किंग में गया और स्कूटर निकाला। तभी मुझे याद आया कि मेरा बैग तो अंदर ही रह गया है। मैं फिर से स्कूटर खड़ा कर हॉस्पिटल के अंदर चला गया। अंदर गया तो देखा कि रिसेप्शन पर नर्स नहीं थी। सीट पर रखा अपना बैग उठाने के लिए मैं नीचे झुका ही था कि तभी मेरा ध्यान सामने कॉरिडोर की ओर चला गया। वही कॉरिडोर जहां अभी कुछ देर पहले मैं गया था। अब वहां कोई लाइट नहीं थी, घना अंधेरा था। शायद नर्स ने जानबूझकर वहां की लाइट बंद कर दी थी। मैंने अपने आसपास देखा और उस घने अंधेरे में चलते हुए आखिरी छोर तक चला गया। चुपचाप बिना कोई आवाज किए कॉरिडोर के आखिर में लिफ्ट थी। मैं जाकर उसके सामने खड़ा हो गया। एक नजर फिर से कॉरिडोर में देखा कि कहीं नर्स आ तो नहीं गई और तसल्ली कर मैंने लिफ्ट का बटन दबाया। 4-5 बार बटन दबाया पर कुछ भी नहीं हुआ। मैंने लिफ्ट की जाली से नीचे झांकने की कोशिश की, लेकिन वहां एकदम घना अंधेरा था। नीचे का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। यहां वहां झांकने के बाद वापस जाने के लिए मैं पीछे मुड़ा और बस 4-5 कदम आगे गया ही था कि मुझे अपने पीछे से कुछ खड़खड़ाहट की आवाज सुनाई दी। मैंने मुड़कर पीछे देखा तो लिफ्ट की बटन की लाइट चालू हो चुकी थी और कुछ ही देर में लिफ्ट नीचे से ऊपर आकर थम गई। लिफ्ट में जल रही लाइट की रोशनी से उसकी जाली की परछाई उस अंधेरे कॉरिडोर में फर्श पर और सामने दीवार पर पड़ रही थी।
लिफ्ट तो बंद थी, फिर यह चालू कैसे हो गई? कुहल से मैं वापस पीछे चला गया। लिफ्ट के अंदर देखा तो सब मुझे नॉर्मल लगा। मैंने लिफ्ट की जाली खोली और लिफ्ट के अंदर चला गया। एक ऊपर जाने वाला और एक नीचे जाने वाला। मैं सोच ही रहा था कि मैं क्या करूं, तभी लिफ्ट अचानक नीचे जाने लगी। लिफ्ट को रोकने के लिए मैंने बार बार बटन दबाया, लेकिन लिफ्ट नहीं रुकी। कुछ ही देर में लिफ्ट नीचे कहीं जाकर रुक। बस लिफ्ट के अंदर की बल्ब जल रही थी, बाकी बाहर सब तरफ काला घना अंधेरा था। वह देख मैंने आवाज देनी शुरू की, हेलो हेलो, कोई है, कोई सुन रहा है? और उस पल मैंने अपने कान के पास कोई स्पष्ट सी आवाज सुनी। मैंने एकदम से पीछे देखा, पर वहां कोई नहीं था, जबकि मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैंने फिर से बटन दबाए, कई बार कोशिश की, कुछ खटखट की आवाज हुई जरूर, पर लिफ्ट नहीं हिली। मैंने अपना सिर पकड़ लिया। पता नहीं मैं कहां फंस गया था। मैं अगले 10-15 मिनट तक खटपट करता रहा, पर कुछ भी हासिल नहीं हुआ। वहां खड़े खड़े मेरे पसीने छूट रहे थे। लिफ्ट में फैन भी काम नहीं कर रहा था। मैंने अपनी जेब से रुमाल निकाला और अपना पसीना पोंछ लिया, और कुछ देर सोचकर लिफ्ट का दरवाजा खोल मैंने बाहर कदम रखा। सोचा कि यहां से ऊपर जाने के लिए जरूर कोई ना कोई रास्ता होगा। यह जगह शायद अस्पताल का बेसमेंट है। फर्श पर बहुत ज्यादा धूल जमी हुई थी। आसपास से सिलन की और सड़न की बदबू आ रही थी। कहीं किसी कोने में पानी टपक रहा था और उसकी आवाज उस खाली जगह में गूंज रही थी। उस आवाज को सुन मैं इतना तो समझ गया था कि यह जगह पूरी तरह से खाली है और बंद भी, क्योंकि छोटी से छोटी आवाजें खाली और बंद जगह में गूंजती हैं। नीचे फर्श पर लिफ्ट में जल रहे बल्ब की रोशनी पड़ रही थी, और उसके अलावा वहां दूसरी कोई लाइट, कोई रोशनी नहीं थी। बाकी हर तरफ इतना घना अंधेरा था कि हाथ को हाथ तक दिखाई ना दे। मुझे जल्द से जल्द निर्णय लेना था। मैंने सोचा कि मैं दीवार के सहारे छूते हुए आगे बढ़ता रहूंगा तो कोई ना कोई तो दरवाजा या कोई सीढ़ी जरूर मिल जाएगी। और यह सोचकर मैं एक तरफ की दीवार को छूते हुए आगे बढ़ने लगा। सोचा कि कोई बटन, कोई लाइट मिल जाए तो भी बहुत है। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। जैसे जैसे मैं आगे जा रहा था, मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। मेरी ही सांसों की आवाज से मुझे डर लग रहा था, और अचानक मेरा पैर किसी चीज पर गिरा। उसके स्पर्श से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कोई चूहा था। शायद उस छोटी सी हलचल से भी मेरा पूरा शरीर कांप उठा था। मैंने फिर से हिम्मत जुटाई और आगे सरकने लगा। आगे सरकते सरकते मेरा पैर फिर किसी चीज से टकरा गया, और इस बार में एकदम से रुका। मैंने उस चीज को पैर से ही टटोल कर देखा। वो कोई बर्तन जैसा कुछ था। उसे पैर से ही दूर हटाकर मैं आगे बढ़ा। मतलब यहां बर्तन था, बर्तन के पास चूहा था, यानी यहां खाना भी रहा होगा, और खाना था मतलब कोई इंसान भी यहां रहता होगा। और मैं सोच में पड़ गया कि क्या यही वह जगह है जिसे मैं ढूंढ रहा था। मैं कुछ कदम और आगे बढ़ा कि मेरे पीछे कुछ चमचमाहट से हुई, और साथ ही साथ चरमरा नहीं की आवाज भी सुनी। मैंने मुड़कर अपने पीछे देखा तो पीछे के एक दीवार के बीचों बीच एक ट्यूब लाइट जल रही थी, चरमरा रही थी। लेकिन उस वक्त मैं उस लाइट से 30 से 40 कदम दूर था, और उस लाइट की रोशनी मुझे पीछे जाने के लिए काफी नहीं थी। वहां उस घने अंधेरे में ट्यूब लाइट का होना मेरे लिए एक रोशनी की किरण जैसा था। सोचा कि ट्यूब लाइट को ठीक से चालू कर दूंगा तो ठीक से रोशनी हो जाएगी और मैं कुछ देख सकूंगा। मैं दीवार को छूते हुए वापस पीछे जाने लगा, पर जैसे जैसे मैं लाइट के करीब जा रहा था, उसकी झपकाहट कम होती चली गई। फिर भी मैं किसी तरह दीवार को टटोल हुआ ट्यूबलाइट के पास पहुंचा। ठीक उसके नीचे मैंने अपना हाथ ऊपर उठाकर ट्यूबलाइट को छूने की कोशिश की, लेकिन मैं मुश्किल से उसे छू पा रहा था। और तभी मुझे याद आया कि अभी पीछे पैर को बर्तन जैसा कुछ लगा था। शायद उस पर खड़ा हो जाऊंगा तो काम बन जाएगा। मैं फिर दीवार को टटोल होता हुआ वापस उसी दिशा में चला गया और नीचे बैठकर उस बर्तन को अंधेरे में ढूंढने लगा। एक वो चीज मेरे हाथ में लगी और उसी पल मुझे कहीं से जंजीरों की आवाज सुनाई दी। लगा जैसे वहां कुछ और भी है। मैं चुपचाप वहीं पर खड़ा रहा और फिर सोचा कि शायद वह वही चूहा होगा। और फिर से मैंने उस थाली जैसे बर्तन को उठा लिया और ट्यूबलाइट के पास पहुंचा। बर्तन को मैंने पैरों के नीचे रखा और ट्यूबलाइट को घुमाने लगा। ट्यूबलाइट और भी चरमरा आने की आवाज करने लगी, साथ ही झपक शुरू हो गई और एक बार फिर मैंने वो लोहे की जंजीरों की आवाज सुनी। इस बार वह आवाज
पहले से ज्यादा थी। मैं एकदम से रुका और अंधेरे में यहां वहां देखने लगा। मेरी आंखों की पुतलियां बस दाएं बाएं घूम रही थीं, किसी हलचल को देखने की कोशिश कर रही थीं। मेरे आसपास वहां कुछ था जिसकी हलचल को मैं महसूस कर पा रहा था। मेरे माथे से पसीना टपकने लगा और अगले पल मुझे कोई गुनगुनाहट की आवाज सुनाई दी। मैं एकदम से पीछे हट गया और दीवार से सट कर खड़ा हो गया। घने अंधेरे में वह आवाज मेरे आसपास गूंज रही थी। मैं असल में इस एहसास से डर गया था कि वहां अंधेरे में मेरे अलावा और भी कोई है जिसे अंधेरे से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और शायद वह मेरे यहां आने से पहले से यहां पर है। न जाने कितने वक्त से कोई लड़की या कुछ और मेरा वहां से जल्द निकलना जरूरी था। ट्यूबलाइट का झपकना बंद हो चुका था, सब तरफ अंधेरा था, और उस पल कुछ चबाने की आवाज मेरे कानों पर पड़ी और फिर कुछ घसीट नहीं की आवाज, जैसे कोई घसीटते हुए मेरी ओर बढ़ रही हो। मैं जल्दी में ट्यूबलाइट को घुमाने लगा। घसीट की आवाज के साथ ही मेरी धड़कनें बढ़ती जा रही थी। हड़बड़ी में मैंने उस ट्यूबलाइट को उल्टा पुल्टा घुमाया और एकदम से लाइट चालू हो गई। मैंने एकदम से पलटकर पीछे देखा। मेरी सांसें तेज चल रही थीं। लाइट के जलते ही सब कुछ शांत हो गया। सब कुछ, वहां कोई भी आवाज नहीं थी, कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। मेरा शरीर हल्का हल्का थरथरा रहा था। लाइट का प्रकाश बहुत कम था। मैंने देखा कि वह एक बड़ा सा हॉल था, लंबा फैला हुआ, इतना बड़ा कि ट्यूब लाइट की रोशनी दूसरे कोने तक पहुंच नहीं पा रही थी। लिफ्ट वहां से दूर थी, लेकिन अब भी वहां से आगे का कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। और फिर से ट्यूबलाइट झपक शुरू हो गई, आवाज करने लगी। जहां तक रोशनी थी वहां तक मैंने पूरे हॉल में नजर घुमाकर देखा, वहां कुछ भी नहीं था। दाईं तरफ के कोने में देखा तो वहां कुछ दूरी पर जंजीरें पड़ी थीं, सूखी हड्डियां और एक काला बर्तन था। अजीब से एहसास से मेरा खून ठंडा पड़ता चला गया। मेरी बाईं तरफ से मुझे सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। उस एहसास से मेरे रोंगटे खड़े हो गए, शरीर जमसा गया, हाथ पांव होंठ तक थरथरा लगे। मैंने तिरछी नजर से अपनी बाईं तरफ देखने की कोशिश की। वो ठीक मेरे बगल में खड़ी थी, मेरी तरह दीवार से सटकर और मुझे ही घूर रही थी। मुझे देखते ही उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट फैल गई और मेरे पूरे शरीर में एक सरन सस दौड़ उठी। मैं झटके से दूर हो गया, जैसे मुझे कोई बिजली का झटका लगा हो, और उसी के साथ में वही कोने में गिर पड़ा। मैं उसे साफ साफ देख पा रहा था। पीले रंग की किसी जानवर जैसी आंखें, छिल्ला हुआ रिशा से भरा चेहरा, और उसके मुंह से खून की लार टपक रही थी। उसे देख मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला, और वह मुझे घूरते हुए अपनी गर्दन कोढ़े टेढ़े घुमाते हुए मेरी ओर बढ़ने लगी। बढ़ते बढ़ते वह नीचे बैठ गई और रते हुए दीवार पर चढ़ गई, जैसे कोई छिपकली दीवार पर रंगती है। मेरी धड़कनें तेज हो गई थीं। ट्यूबलाइट की झपक रोशनी में मैं बार बार उसकी एक स्पष्ट सी झलक देख पा रहा था। चेहरे पर अजीब सी रेखाएं थीं, काली उभरी रेखाएं, पीली चमकती आंखें, फटे पुराने कपड़े और किसी बंदर जैसे लंबे बारीक हाथ थे, और उन हाथों में टूटी लोहे की मोटी जंजीर थी। धीरे धीरे रेंगते हुए वह ठीक मेरे ऊपर दीवार पर आकर रुक गई। मैं उसी हालत में नीचे फर्श पर पड़ा था। उठने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। उसकी नजर मुझ पर टिकी थी। एक पल के लिए भी उसने यहां वहां नहीं देखा, जैसे कोई जानवर अपने शिकार को देखता है। मैं जानता था कि वह किसी भी पल मुझ पर झपट सकती है, और उसी पल उसने अपना जबड़ा खोला, जैसे कोई जानवर खोलता है। बड़ा सा जबड़ा, और उस वक्त एक अजीब सी गंदी बदबू हर तरफ फैल गई। उसके मुंह से टपकती लार मेरे चेहरे पर आ गिरी। मुझे इतना अजीब लगा कि मैं आपको बता नहीं सकता। वहां से भागने के सिवाय मेरे पास कोई चारा नहीं था। फिर वह एक अजीब सी आवाज करने लगी, और तब वह मुझ पर झपट नहीं ही वाली थी कि तभी मेरे हाथ वहां पास पड़ा। बर्तन लगा। मैंने बिना देरी किए, बिना कुछ सोचे उस बर्तन को उस पर फेंक कर मारा, पर मेरा नसीब खराब था कि वह बर्तन उससे लगने के बजाय ट्यूबलाइट को जाकर लगा, और वह ट्यूबलाइट फूट गई। अब वहां जो थोड़ी बहुत रोशनी थी वह भी चली गई थी। आसपास एकदम घना अंधेरा हो गया, और मैं जान हथेली पर लेकर दौड़ते, लड़खड़ाते, रंगते हुए लिफ्ट की तरफ भागा। मुझे अपने पीछे से चीखने की, गुड़ने की आवाज आ रही थी, और मैं बस भागता रहा। भागते, लड़खड़ाते मैं लिफ्ट के अंदर पहुंचा, और वहां जाते ही झट से लिफ्ट की जाली लगा ली। मैं वहां जोर जोर से चिल्लाने लगा, कोई है, कोई है।
मुझे यहां से बाहर निकालो, कोई सुन रहा है, मुझे मुझे बचा लो, मैं पत्रकार हूं। मैं लगातार पुकारे जा रहा था, आवाज दी जा रहा था, और फिर से मैंने जंजीरों की आवाज सुनी। मैंने देखा कि वह ऊपर छत से उल्टी लटक कर मुझे घोर रही थी। मुझे पता था कि उसके लिए लिफ्ट का दरवाजा खोलना कोई बड़ी बात नहीं है। वह एकदम से उछलकर लिफ्ट की जाली के सामने आकर खड़ी हो गई। मैंने नीचे बैठ अपने दोनों पैर पूरी ताकत से जाली पर जमा कर रखे थे। वह अजीब आवाज करते हुए मुझे घूर रही थी और एकदम से उसने 3-4 बार जाली को जोर जोर से हिलाया। मैं जोर से चीखा, चिल्लाया तो वह मुझ पर हंसने लगी। उसने जाली खोलने की कोशिश नहीं की थी, वह तो बस मेरे साथ खेल रही थी। मुझे डरता हुआ देख उसे एक अजीब सा सुकून मिलता था। अजीब तरह से मुस्कुराती थी। उसने जाली खोलने की कोई कोशिश नहीं की और बड़े आराम से वह नीचे बैठ गई। फिर उसने अपना एक हाथ जाली के अंदर डाला और अपने खुरदुरा हाथों से मेरे पैर को सहलाने लगी। एकदम से उसने मेरे पैर को पकड़ लिया और मैं जानता था कि अब वह मुझे मार कर ही दम लेगी। मुझे इतनी आसानी से वहां से नहीं जाने देगी। वह भी जानती थी कि मैं पैर हटा नहीं सकता, तो पैर को सहला हुए उसने एकदम से अपने लंबे मोटे नाखून उंगलियों समेत मेरे पैर में ढसा दिए। दर्द की मारी मेरी जान निकल गई और मैं जोर से चीख उठा। वह अपने नाखूनों से मेरे पैर को चीरने लगी। उस दर्द से मेरे आंसू निकल आए। दर्द को मैं अंदर ही अंदर दबाए जा रहा था, पर उसे उस बात का मजा आ रहा था। वह धीमे धीमे मुस्कुरा रही थी, मुझ पर हंस रही थी। उसने अपने गंदे नाखूनों से मेरा पूरा पैर नोच डाला और उस पर लगे मांस को, खून को चाट कर चबाने लगी। दर्द बहुत ज्यादा हो रहा था, मुझसे सहा तक नहीं जा रहा था। मेरी आंखें बंद होने लगी थीं, शायद मुझे चक्कर आ रहे थे। उसने फिर से मेरा दूसरा पैर पकड़ लिया। एक अजीब सी आवाज करते हुए पूरी ताकत से उसने दूसरे पैर को दबाया। एक बार फिर से मैं दर्द से चीख उठा। तेज दर्द के कारण मेरी आंखें इस बार अपने आप ही बंद हो गईं। आंखों की रोशनी धुली होती चली गई। कानों में मैंने कुछ खड़खड़ाहट की आवाज सुनी। लगा जैसे लिफ्ट का दरवाजा खुल गया है। उसके बाद क्या हुआ वह देखने के लिए मैं होश में नहीं था। बस मेरे शरीर पर वार हो रहे थे और मैं बेहोश होता चला गया, जैसे मेरी जान निकल गई हो। जब मुझे होश आया तो मैं एक साफ सुथरे बेड पर पड़ा था। शरीर पर जगह जगह पर छोटी बड़ी पट्टियां लगी थीं, बड़े बड़े घाव थे। एक पैर पूरा पट्ट में लिपटा हुआ था, जो कि हिल भी नहीं रहा था। दूसरे पैर में खरोंच थी। मैंने उठने की एक नाकाम कोशिश की और पाया कि मुझ में उठने की ताकत नहीं है। एक आंख से मुझे ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था। मैं वहीं पड़े पड़े अपने आसपास की सभी बड़ी मशीनों को निहारने लगा और मैं समझ गया मैं किसी आईसीयू वार्ड के अंदर हूं। तभी कोई आईसीयू के अंदर आ गया। शरीर पर डॉक्टर का सफेद कोट चढ़ा हुआ था और उनके साथ में रिसेप्शन पर बैठने वाली गुस्सैल नर्स थी। वो डॉक्टर मेरे पास आकर खड़े हो गए और मेरे पैर को निहारते हुए मुझे कहा, मैं ही डॉक्टर भूषण हूं जिससे आप मिलना चाह रहे थे। मैंने दबी आवाज में पूछा, डॉक्टर साहब वह क्या था, वह कौन थी? डॉक्टर साहब ने मेरे जख्मों को और फिर मेरी जख्मी आंख को देखते हुए जवाब दिया, कोई नहीं थी। मैं जानता हूं तुमने ये जानबूझकर किया है। तुम बस हमारे पीछे पड़े हो, बस किसी तरह अस्पताल का नाम खराब करना चाहते हो। मैंने फिर उन्हें कहा, नहीं सर, मैंने खुद अपनी आंखों से नीचे बेसमेंट में एक लड़की को देखा है। बहुत अजीब और घिनौनी देखा होगा, सभी यही कहते हैं, लेकिन मैं तो अकेले नीचे आया था, तो मैंने तो कुछ नहीं देखा। देखो तुम मुझे अपना काम करने दो। और हां, तुम्हारी जानकारी के लिए फिर से बता दूं कि 12 दिन पहले जिस लड़की की मौत हुई थी वह एक दिमागी मरीज थी जो खुद ही अपने आप को हानि पहुंचा रही थी। और शायद तुम्हें पता नहीं होगा, लेकिन वह इतनी खतरनाक थी कि हमें उसे इलाज के लिए बेसमेंट में रखना पड़ा था। तुम जहां फंसे थे ना, वहीं पर हम उसका इलाज कर रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य से मैं उसे बचा नहीं सका। मैंने फिर उनसे वही बात की, लेकिन सर मैंने उसे देखा था। सच में वह अब भी वही है? नहीं है, क्योंकि वह मर चुकी है। उसने खुद अपने शरीर के अंग खा लिए थे और इसी का वो मर गई। और तुम्हें और खोजबीन करनी हो तो तुम फिर से बेसमेंट में जा सकते हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सब देखने के बाद भी वह उस बात को टाल रहे थे कि उस लड़की की आत्मा अब भी वही है। शायद वह नहीं चाहते थे कि अस्पताल का नाम खराब हो, और शायद इसीलिए वॉचमैन ने मुझे कहा था कि उसके शरीर के अंग गायब थे। अब एक एक कर मुझे चीजें स्पष्ट होने लगी थीं। वो आवाजें उसी लड़की की है जो यहाँ के लोगों को सुनाई देती है।
जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। डॉक्टर साहब या तो इन सब चीजों से अनजान है या फिर अस्पताल का नाम खराब ना हो, इसलिए अनजान बनने का नाटक कर रहे हैं। तभी नर्स आगे बढ़ी और मेरे हाथ में इंजेक्शन लगाते हुए कहा, डॉक्टर साहब ने ही तुम्हारी जान बचाई है और मैंने तुम्हें कहा था कि लिफ्ट से दूर रहो, अब शांति से लेटे रहो। हम तुम्हारी पट्टियां बदलने जा रहे हैं। तुम्हें दर्द तो होगा लेकिन सहना पड़ेगा। और सच कहूं तो जब मेरी पट्टियां बदली जा रही थीं तब मैंने अपने जख्म देखे। तब मुझे इतना दर्द हो रहा था कि मैं सह नहीं पा रहा था। और सच कहूं तो मैं अपने शरीर पर बने जख्म देखकर ही फिर से बेहोश हो गया। पर एक बात तो सच है कि अधूरी जानकारी जानलेवा हो सकती है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर मेरी कहानी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें और सब्सक्राइब कर दें। जल्द ही नई कहानी के साथ मिलते हैं और आज के लिए बस इतना ही। मिलते अगले एपिसोड में ऐसी किसी डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राम राम।